नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का जो सेकंड टर्म जो होने वाला है, जो हिस्ट्री का पेपर होने वाला है, उस चीज का सैंपल पेपर हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस का सारी चीज अपलोडेड है, चाहे वो सैंपल पेपर हो, चाहे 3 सैंपल पेपर मैंने आपको करवा रखे हैं, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी करवा रखी है, उसको भी कर लेना। सारा चीज कर लोगे तो आपके 35 नंबर 40 नंबर कहीं नहीं गए अगर आप पूरा कर लेते हो। अच्छा हाँ, 3 सैंपल पेपर जो मैंने करवाए उसको अगर आप कर लेते हो तो भी कहीं नहीं नंबर गए, क्योंकि सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा उसी चीज में। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हिस्ट्री का हम करने वाले हैं, क्योंकि पेपर से पहले अगर सारा चीज कंप्लीट हो जाए ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आप तभी कर सकते हो, क्योंकि कई सारे बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस है नहीं, सिर्फ हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री की तैयारी हो पाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया जाता है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं होता है और जरूरी है, मतलब जैसे नहीं होता है आपसे डाउनलोड, तो आप फिर जाके आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, क्योंकि ज्यादा मैसेज करेंगे तो सिंपल चीजें हम हमारे ऊपर काम का बर्डन होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन से लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ऐप है मई में आने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वहां से आप चीज कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चे का सजेशन आया था कि सर फिजिकल एजुकेशन का पेपर बहुत बढ़िया गया, लेकिन हमने एक गलती कर दी, और गलती वो ये थी कि हमने जो सामान्य निर्देश था हमने वो नहीं पढ़ा, और लगातार जितने क्वेश्चन थे सब हम करते चले गए, लेकिन वहां पे कई सारे क्वेश्चनों को नहीं करना था, क्योंकि आपको पता है ना ऑप्शंस में सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे उसने गलती की है। लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी गलती ना करें, चीजों को देखें, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करते हो तो टीचर का लॉस नहीं होता बल्कि आपका ही लॉस होता है, क्योंकि आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो जाती है सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे तो, और इसके साथ साथ आपको नंबर सिर्फ उतने ही मिलेंगे। अब जैसे मान लो 2 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन को करना है और आपने दोनों को ही कर दिया, तो नंबर सिर्फ एक ही के ही मिलेंगे ना, तो ये चीज है, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो सामान्य निर्देश को पढ़ लें, काफी आसान है, और आपको इसे वर्ड लिमिट भी पता लगता है कि कुल कितने शब्दों में आपको करना है। ठीक है, तो सामान्य निर्देश कर लें। अब सीधा हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए, इसका भी फर्स्ट सैंपल पेपर अपलोड है, ये सेकंड सैंपल पेपर है, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा एक और सैंपल पेपर आपको दे दूं, जिसके तहत आपका अगर 3 सैंपल पेपर अगर आप कर लेते हो तो 30 अबव ही आएंगे, क्योंकि आप इतने सारी तैयारी कर लोगे तो 30 अबव तो आने ही आने हैं, तो इस वजह से। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न करने वाले हैं, जो यानी कि जो शॉर्ट जो आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उस चीज को हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि मुद्रण प्रौद्योगिकी के क्या लाभ हुए। अब यहाँ पे मुद्रण प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, मुद्रण का मतलब होता है जिस चीज को छापा जाए, क्या? प्रिंटिंग, प्रिंटेड जिसको बोलते हैं ना, प्रिंटेड को ही मुद्रण बोलते हैं, यानी कि छापने की जो तकनीक है, छापने की जो टेक्नोलॉजी है, उसके क्या लाभ हुए। तो क्या लाभ हुए आपको पता है, पहले हमें लिखना पड़ता था, अब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो लिखने की झंझट खत्म। पहले लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से ज्यादा टाइम नहीं लगता था। इसके साथ साथ पहले पुस्तकों की शॉर्टेज थी, क्योंकि लिखते थे बहुत टाइम लग जाता था। अब क्या है, सबके पास अपनी अपनी पुस्तकें, अगर एक खराब हो गया या गायब हो गया या कहीं चला, मतलब कुछ हो गया उसके साथ, तो हम दूसरा परचेज कर लेते हैं। तो इससे प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ज्यादा यूज हुआ, और जैसा कि आज के टाइम पे आप देख सकते हो, चाहे वो नोट्स हो चाहे कुछ भी हो, हम जाते हैं तुरंत फोटोकॉपी करा के लेके आ जाते हैं। तो मुद्रण प्रणाली का बहुत सारा लाभ हुआ, वो सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। जैसा कि पहला लिखा है, मुद्रण प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप पुस्तकें अधिक मात्रा में प्रकाशित होने लगी थी। दूसरा अगर देखा जाए तो पुस्तकों का जो क्रय है वो होने लगा था, यानी कि क्रय विक्रय, खरीदना बेचना, ये सारा चीज होने लगा था। ठीक है, अब लोग अपने विचार हो गया, अपने जो मत है और अपनी जो जानकारी है वो तेजी से फैलाने लगे, यानी कि इस चीज का प्रसार होने लगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अब एक मुद्रित पुस्तक सैकड़ों पाठकों के पास एक साथ पहुंचाई जा सकती है। जैसे आप देखते हो कि कोई पुस्तक छपती है और वो कम टाइम में ही ज्यादा लोग के पास पहुंच जाती है। आगे, पाठक पुस्तक को खरीदकर एकांत में बैठकर आराम से, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप अकेले में बैठ के पढ़ सकते हो। पहले होता था ग्रुप बना के पढ़ते थे, क्योंकि ग्रुप एक ही पुस्तक है, ग्रुप बनाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। जैसे देखते थे ना, टीचर के पास एक पुस्तक होती थी, बाकी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ता है समझाता है, पढ़ता है समझाता है, लेकिन सबके पास पुस्तकें होने की वजह से अब क्या हो गया, अगर कोई बच्चा चाहे तो एकांत में भी पढ़ सकता है, ठीक है, और चाहे तो ग्रुप में भी पढ़ सकता है, मर्जी उनकी है। आगे, और इससे क्या होगा, पढ़ने वाले की जो रुचि है उस चीज में भी वृद्धि होती चलेगी। साथ ही साथ देखा जाए, पुस्तकों के प्रकाशन के कारण इटली की मानवतावादी संस्कृति में तेजी से फैला हुआ, और कहीं ना कहीं इटली में जो
प्रौद्योगिकी हुआ था, यानी कि जो टेक्नोलॉजी आई थी, ठीक है, औद्योगिकी क्रांति जो हुई थी, उसका एक हिस्सा ये भी है मुद्रण प्रणाली। ठीक है, तो ये चीज है, क्योंकि इसकी वजह से तेजी से फैलाव होने लगा था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि औद्योगिक क्रांति के समय औरतों और बच्चों की क्या स्थिति थी। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको करवा ही रखे हैं। ठीक है, दोबारा मैं करवा रहा हूं तो मैं एक एक करके नहीं पढ़ाऊंगा, सीधा ही मैं बताते चल रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चीज को करा रखा है और आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाता होगा कि औद्योगिक क्रांति के जो समय औरत और बच्चों की क्या स्थिति रही। ठीक है, उस चीज के बारे में बात हो रही है, तो जल्दी से देखिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था वो उन लोगों को हुआ था जिनके पास पैसा ऑलरेडी था। क्यों? अरे मैं अमीर हूं या कोई व्यक्ति अमीर है, जाहिर सी बात वो काम करना चाहेगा नहीं, क्या काम, दूसरा काम तो करेगा, लेकिन जो नॉर्मल काम होता है जैसे खाना बनाना, घर में झाड़ू पोछा करना या कुछ छोटे मोटे जो काम है वो खुद से नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी उनका जीवन जो होता है ना सुविधापूर्ण हो गया था, आरामदायक हो गया था, लेकिन जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी उनको घर घर जाके काम करना पड़ता था। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उनका जीवन संघर्षपूर्ण हो गया था, फैक्ट्री में काम करना पड़ता था, घर पे काम करना पड़ता था, यानी कि जहां पे जरूरत है वहां पे जाके काम करना पड़ता था। लेकिन बड़ी उच्च कुल की जो महिलाएं थी उनको काम नहीं करना पड़ा, तो महिलाओं पे इफेक्ट पड़ा, लेकिन अमीरों पे अलग इफेक्ट पड़ा, गरीबों पे अलग इफेक्ट पड़ा। ठीक है, साथ ही साथ अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे देखिए बहुत पहले से बोला जाता है घर की स्थिति अगर खराब है तो बड़ों के साथ साथ बच्चे भी काम करते हैं, है ना, तो वो चीजें बच्चे भी कहीं ना कहीं काम करने लगे। और जाहिर सी बात है आज के टाइम पे लेडीज और बच्चों को क्यों रखते हैं, और पहले के टाइम पे भी क्यों रखते थे, क्योंकि जो लेडीज और जो बच्चे हैं पैसा कम लेते हैं। आज भी अगर देखा जाए तो पुरुषों के मुकाबले जो स्त्रियां हैं उनको सैलरी कम ही दी जाती है, सैलरी कम दी जाती है, कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि मजदूरी में बात कर रहा हूं। जैसे आप देखते हो कि लेडीजों के लिए 450 रुपए, पुरुष वर्ग के लिए 500 रुपए ऐसा करके मिलता है ना। बेशक आप जिस क्षेत्र में हो वहां पे नहीं मिलता हो, लेकिन हम जहां से मतलब हम आए दिन देखते रहते हैं, कहीं पे भी अगर काम हो रहा हो, ठीक है, या फिर अपने घर पे अगर मैंने काम करवाया था तो वहां पे भी मैंने देखा था, ठीक है, कि जो लेडीज थी उनको कम पैसा यानी कि 50 रुपए कम दिया जाता था और पुरुषों को 50 रुपए अधिक दिया जाता था, ऐसा चीज चलता था। ठीक है, तो ये चीजें हैं क्योंकि ये जो लेडीज और जो बच्चे हैं वो कम पैसा लेंगे और आउटपुट ज्यादा निकाल के देंगे, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि इनका शोषण होता है। ठीक है, क्योंकि जब काम ही उतना करना है, उतना सारा काम ही होता है, तो सबको इक्वलिटी के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा देखा जाए, उद्योगपति औरतें और बच्चों को कारखाने में इसलिए लगाते थे क्योंकि उनका वेतन कम देना पड़ता था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा ही रखा है। आगे, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी में कमी आ गई थी, बच्चों को और कम मजदूरी दिया जाता था, यानी कि लेडीज को तो कम दिया जाता था, साथ ही बच्चों को और कम मजदूरी दिया जाता था। ठीक है, और महिलाओं को काम निरंतर परिस्थिति में भी करना पड़ता था, चाहे कोई भी स्थिति रहे, हर टाइम पे आपको काम करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था, क्योंकि इतना सारा काम करेंगे तो समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली थी और आत्मसम्मान में वृद्धि हुई थी। अब वो पुरुषों के ऊपर डिपेंड नहीं होती थी, अब स्त्रियां अपने ऊपर डिपेंड होती थी, क्योंकि उनके पास पैसा मिलता था तो वो आत्मसम्मान से जी सकती थी, जो चाहे वो खरीद सकती थी। ठीक है, इसके अलावा कई बार ऐसा होता था कि प्रोडक्शन यानी कि जैसे देखते हो ना, जो मशीन है पहले, आज के टाइम पे हम देखते हैं टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि हर एक मशीनों को पैक करके चला जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा होता था, जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मशीनें उतनी पैक नहीं होती थी, जिसकी वजह से दुर्घटना घट जाती थी। ठीक है, तो यही हो गया, बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाते थे, उनके हाथ कुचल जाते थे, साथ ही साथ मशीनों में गिरकर कई सारे बच्चों की मौत हो जाती थी, यानी कि मौत के मुंह तक भी चले जाते थे। आगे, कोयला खानों में रास्ता सकरा होने के कारण, यानी कि पतला होने के कारण जो बच्चों को ही भेजा जाता था, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता था कि दुर्घटना हो जाती थी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आई होप सो आपको समझ में भी आ रहा होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो औरतों और बच्चों के काम करने की परिस्थितियों में कानून द्वारा क्या क्या सुधार किए गए और क्या क्या चीज किए गए। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ऊपर लिखा हुआ है, साथ ही साथ हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सारे अधिनियम बनाए गए थे, इस चीज को याद कर लेना। ठीक है, कौन कौन सा अधिनियम है, तो ब्रिटेन की सरकार द्वारा श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कई सारे कदम उठाए गए थे। कौन कौन से, पहला लिखा है खान और कोयला खान अधिनियम। इसमें क्या बोला गया था कि 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों और स्त्रियों को खानों में काम लेने पर रोक, जहाँ पे जो खदान होते हैं ना, खदान जैसे कोयला खदान हो गया, उन सब जगहों पे इनसे काम लेने से रोक दिया गया था, यानी कि इनसे काम
नहीं ले सकते थे। आगे फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम, इसमें क्या बोला गया था कि 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से या स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम ना लिया जाए, यानी कि 10 घंटे तक लिमिट लगा दी गई कि आपको सिर्फ 10 घंटे काम करना है। आगे 18 से 19 का कानून, इसमें क्या बोला गया था कि 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करवाने पर रोक, यानी कि 9 वर्ष से जो कम आयु वाले जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रियों में जो काम है नहीं करवा सकते हो। साथ ही साथ देखा जाए 1833 का अधिनियम आया था, इसमें क्या बोला गया था, 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम पर लगाने की अनुमति दी गई थी, सिर्फ रेशम की फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे कपड़े वाला काम होता है जिसकी वजह से दुर्घटना कम हो सकती है, ठीक है। साथ ही साथ 10 घंटा विधेयक, इसका क्या कहना था, तो ये जो अधिनियम आया था इसमें क्या बताया गया था कि स्त्रियों और युवकों के लिए जो काम के जो घंटे डिसाइड कर दिए गए थे वो सिर्फ 10 घंटे डिसाइड किए गए थे, ठीक है। तो ये था जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कई सारे चेंजेस किए थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेजी पुनर्स्थापना। तो यहाँ पे देखिए मेजी काल में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण पर टिप्पणी लिखी है। तो आपको पता है मेजी काल कौन सा काल था, यानी कि शोगुनों का वंश हटाकर जो मेजी आए थे, शोगुनों का वंश हटाकर जो मेजी आए थे, तो मेजी अब आ गए, तो मेजी अपना शासन करने लगे, क्योंकि शोगुनों का जो शासन था वो अच्छा नहीं था, इसी वजह से तो मेजी आए थे। तो मेजी पुनर्स्थापना जब हुई थी तो मेजी आने के बाद बहुत सारे चीजों में चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से जो जापान थी, जापान का जो विकास था वो बहुत तेजी से धीरे धीरे बढ़ने लगा था, ठीक है। तो देखिए ये लिखा है कि मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ था, जैसे कृषि पर कर लगा दिया गया था। साथ ही साथ अच्छा टैक्स लगाने का फायदा क्या है, अरे खेती पे टैक्स अगर लगा दिया गया तो उसका जो रिवेन्यू आएगा जाहिर सी बात है डेवलपमेंट में लगाया जाएगा, जाहिर सी बात है बच्चों के विद्यालय में, बच्चों के मतलब जो भी चीज सुविधाएं देनी होती है उन सब चीजों में लगाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी पैसा कहाँ से जाता है, हमसे ही पैसा जाता है और हम पे ही वो चीज लगाया जाता है। तो ये चीजें कृषि पे कर लगाया गया। साथ ही साथ देखा जाए तो जापान में रेलवे लाइन बिछाई गई, और कब 1870 से लेकर 72 में कहां से, टोक्यो से योकोहामा बंदरगाह के बीच इस चीज को बिछाया गया था। साथ ही साथ वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों का आयात किया गया था, यानी कि वस्त्र उद्योग यानी कि वस्त्र बनाने के लिए मशीनों को, बड़ी बड़ी मशीनों को मंगाया गया था ताकि यहाँ पे वस्त्रों का निर्माण किया जा सके। साथ ही साथ मजदूरों का विदेशी कार्मिकों से प्रशिक्षण लेना, जो मजदूर थे वो विदेश में जाते थे और वहां से सीख के आते थे, और दूसरी चीज वहां के बंदों को लेके आते थे ताकि वो यहाँ पे प्रशिक्षण दे भी पाए। जैसे देखो ना ट्रेनर कहीं विदेश का होता है तो वहाँ की टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीजें बताता है, तो हो सकता है कि यहाँ की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वहाँ की टेक्नोलॉजी बेटर हो, तो उसके हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो आउटपुट ज्यादा निकलेगा। तो विदेश के जो लोग हुआ करते थे वो ट्रेंड करते थे कहाँ के लोगों को, जापान के लोगों को, जिसकी वजह से जापान तेजी से विकास करते चला गया। साथ ही साथ विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा गया, विदेश, यानी कि अब वहां से लोगों को मंगाओ मत, है ना, वो आएंगे नहीं बल्कि यहाँ के बच्चे जाएंगे और सीखेंगे, दोबारा आएंगे, और फिर जापान की टेक्नोलॉजी, जापान तरक्की धीरे धीरे करता चला जाएगा। आगे आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था कर देना। अब बैंकिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। आज 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 के टाइम पे आप देखते हो कि जो सेविंग्स है लोग बैंक में रखते हैं, है ना, आए दिन बैंकों में काम पड़ता है। आज पेटीएम, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, दूसरों को पैसा भेज देते हैं, मिनट नहीं लगता है पैसे ट्रांसफर होने में। पहले होता था जाओ जी, कई दिन लग जाता था, मनी ऑर्डर करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें हैं। तो बैंकिंग व्यवस्था की वजह से कई सारे सुधार हुए, जिसकी वजह से जो जापान ने तेजी से तरक्की किया। साथ ही साथ देखा जाए कि कंपनियों को कर में सब्सिडी और छूट दी गई, है ना, जिसकी वजह से कंपनियां भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तो ये सारा चीज चेंजेस किया गया था, ठीक है। बाकी आप चैनल पे नए हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो पहले से भी मिलती आ रही है और आगे भी आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो आप अपने फ्रेंडों को भी शेयर करो ताकि उनको भी ये सब चीज को लाभ मिले। साथ ही साथ चाहते हो अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है कि चीन द्वारा अपनाए गए आधुनिकीकरण के तरीके। अब जैसे जापान ने आधुनिकीकरण के तरीके अपनाए, वैसे चीन ने भी अपनाया था। क्या क्या अपनाया था एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या लिखा है। चीन में सबसे पहले मैं बात करूं तो साम्यवादी व्यवस्था चलती थी, ठीक है, साम्यवादी व्यवस्था पहले चलती थी। और आगे चल के 1978 में वहां पे देंग शाओपिंग आए थे, जब वहां के नेता थे देंग शाओपिंग, तो उन्होंने क्या निकाला था, ओपन डोर की नीति। कौन सी, ओपन डोर की नीति निकाले थे, जिसकी वजह से वो तरक्की बहुत तेजी से की है। कब, 1978 के बाद। तो लिखा है कि चीन पश्चिमी और जापानी साम्राज्यवाद के
परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कमजोर होता चला गया। साथ ही साथ अफीम युद्ध हुआ था, ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। अफीम युद्ध और जापान के साथ हुए युद्ध में चीनियों को काफी क्षति पहुंची थी। साथ ही साथ देखा जाए तो युद्ध, सामंतवाद, लूटमार और गृह युद्ध में जन धन की अपार क्षति पहुंची थी। यानी कि टोटली कहा जाए जो युद्ध हुआ था, अफीम युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से जो चीन था, चीन को काफी जान लिखा है, जान और धन की अपार क्षति हुई थी। यानी कि नुकसान भी हुआ था, कई सारे लोगों को मारा भी गया था। ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो चीन में आधुनिकीकरण का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, वो साम्यवादी दल को जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ से लिखा है और यहाँ तक जो चीज लिखी हुई है, ये आपको बैकग्राउंड वाली चीजें बता रही है कि चीन को नुकसान हुआ था युद्धों की वजह से, और अब चीन का जो आधुनिकीकरण हुआ वो किस वजह से हुआ, क्योंकि साम्यवादी दल से इस चीज का विकास हुआ। साथ ही साथ देखा जाए परंपराएं जो कि गरीबी और महिलाओं की दयनीय स्थिति तथा विकास न होने के कारण थी को ठुकरा दिया गया। यानी कि जो परंपराएं जो पहले से चलती आ रही थी, जिसकी वजह से जो गरीबी नहीं जा रही थी, जो महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी वो नहीं जा रही थी, उनको अब क्या किया गया, ठुकरा दिया गया, यानी कि खत्म करने की पहल कर दी गई। साथ ही साथ देखा जाए तो सामंतवाद खत्म करने, भूमि सुधार लागू करने और विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम अपनाए गए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि चीन में कई सारे युद्ध भी हुए। क्यों हुए, क्योंकि सामंतवाद जो थे वहां पे जिनकी बड़ी बड़ी संपत्तियां हुआ करती थी, जो दूसरे पे कब्जा करके रखते थे, यानी कि शोषण करते थे, उनको हटाया गया, यानी कि खत्म किया गया। साथ ही साथ भूमि सुधार के लिए कई सारे कानून बनाए गए। साथ ही साथ जो विदेशी साम्राज्यवाद है, यानी कि जो देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेते हैं, उनके खिलाफ चीन में संघर्ष चला, और चलने के बाद क्या हुआ, चीन की आधुनिकीकरण जो व्यवस्था है धीरे धीरे बढ़ती चली गई। यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सन या सेन वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है जो इंडिया के लिए गांधी जी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ बहुत सारे क्रांतिकारी जो नेता थे जिनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है। तो जिस हिसाब से महात्मा गांधी को हमारे देश में जाना जाता है, वैसे ही जो सन यात सेन है उनको चीन में जाना जाता है ना, कि जिस हिसाब से महात्मा गांधी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही चीन के लिए सन यात सेन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। तो आगे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण किया गया। साथ ही साथ निजी कारखानों और भू स्वामित्व को अंत कर दिया गया और तेजी से औद्योगिकीकरण करने का प्रयत्न किया गया। लोगों को सत्ता तथा अधिकार देने की बात की गई, परंतु वह केवल दिखावा था। व्यवहार में एक अत्यंत केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की गई और एक ही दल के सरकार द्वारा दमनकारी राजनीतिक जागरूकता आई। साथ ही साथ साम्यवादी दल का बाजार संबंधी सुधार किए गए और चीनी आर्थिक दृष्टि में एक शक्तिशाली देश बना, और राजनीतिक व्यवस्था पर अब भी साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण है। आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से संबंध बनाने की नीति अपनाई गई। देखो, अगर मैं टोटली इस चीज के बारे में बात करूं, ये जो चीज है ये सपोर्ट मटेरियल से आपके लिए गया है। ठीक है। और इसमें मैं एक चीज बताऊं कि ये जो चीज है थोड़ा सा उलझा के चीजें आपके सामने प्रस्तुत की गई है। ठीक है। हालांकि देखिए, हर एक चीज की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। अगर मैं इसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताऊं तो अभी मैं वो बताने वाला हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल साइंस की भी अपनी लैंग्वेज होती है और हिस्ट्री की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है। तो हमें लैंग्वेजों को भी ध्यान में रख के चीजों को बताना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीज मेन है जो कि आप इस चीज में इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज आपको ये इसमें लिखनी है कि पहले चीज आप ये लिखना कि चीन की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि चीन युद्ध किया था, किसके साथ? ब्रिटेन और जापान के साथ युद्ध किया था। ठीक है। और इसके अलावा अफीम युद्ध भी किया था, जिसकी वजह से जान और माल की हानि हुई थी। साथ ही साथ दूसरी अगर मैं बात करूं तो चीन का जो आधुनिकीकरण है, वो तरक्की जो माना जाता है, किसकी वजह से माना जाता है? वो साम्यवादी दल की वजह से माना जाता है। तीसरी चीज में अगर मैं आपको बताऊं तो जो गरीबी है, जो महिलाओं की जो दयनीय अवस्था थी, उस चीज को समाप्त किया गया, यानी कि वहां की सरकार ने उस चीज पे ध्यान दिया। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं इस पे चौथी चीज आप लिखोगे, सामंतवाद खत्म किया गया, भूमि सुधार किया गया और विदेशी साम्राज्यवाद जो है उसको खत्म किया गया। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सरकारी जो नियंत्रण थी उसको कड़ा बनाया गया, क्योंकि जो चीन था, चीन में सिर्फ साम्यवादी व्यवस्था चलती थी। ठीक है।
और इसके अलावा चौथी चीज मैंने बता दिया। पांचवी चीज आप क्या लिखोगे, जो साम्यवादी जो दल है वो बाजार संबंधी जो नीतियां उस चीज में सुधार की। और इसके अलावा 1978 में ओपन डोर यानी कि खुले द्वार की नीति अपनाई थी, जिसकी वजह से चीन काफी तरक्की किया और विश्व बाजार में अपना एक पहचान बनाया। तो जो भी चीज मैंने अपने मुंह से बोला है वो सारा चीज आप लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आप याद कर सकते हैं तो जो लिखा हुआ उस चीज को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। पांचवें की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के प्रति सरकार की नीति में परिवर्तन के कारण क्या कारण थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए। तो आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को इतिहास में जगह नहीं दी गई थी, यानी कि वहां का जो इतिहास था उसमें उनको जगह नहीं दी गई थी, क्योंकि जब ब्रिटेन ने उस चीज पे कब्जा किया था तो ब्रिटेन ने बोल दिया था, उनकी जमीनों को टेरा न्यूलिस घोषित कर दिया था, यानी कि टेरा न्यूलिस यानी कि किसी की वो जमीन नहीं है, ये घोषित कर दिया गया था। अच्छा, ये चीज क्यों किया गया था, क्योंकि ब्रिटेन वाले ये कहते थे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं वो अच्छे से नहीं रह रहे हैं, यानी कि वो दासों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, यानी कि वो दास हैं, और उनको वहां का दास बना दिया गया था और उनकी जमीनों को टेरा न्यूलिस घोषित कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन आगे चल के क्या होता है, बहुत सारे जो दार्शनिक थे वो वहां पे ऑब्जेक्शन उठाया और साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनको भी इतिहास में जगह देने की बात की, और साथ ही साथ जो उनकी जो संस्कृति थी उनको भी देश दुनिया के सामने लेकर आए। ठीक है, तो ये सारा चीज था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो पहला चीज लिखा है वो लिखा है 1968 में मानव शास्त्री जो थे जिनका नाम था W.E.H. स्टैनर के व्याख्यान, यानी कि इन्होंने जिस चीज में व्याख्या किया था, किस चीज में व्याख्या किया था, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, यानी कि महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी। ठीक है, इस चीज में इन्होंने व्याख्या क्या किया था कि इन्होंने बोला था कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को व्याख्या नहीं किया गया, यानी कि इन सब चीजों को चुप्पी यानी कि छुपा के रखा गया है ना, इसलिए इन लोग के बारे में बोला नहीं गया है कुछ। तो ये चीज गलत है, और कहीं ना कहीं ये चीज जो गलत है इस चीज को दोबारा अपने पुस्तकों में लिखकर दुनिया के सामने लेकर आए थे। तो ये लिखा है, लोगों ने मूल निवासियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की लालसा जागृत हुई, और इस पुस्तक में यहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया वाले जो लोग हैं इनके बारे में वर्णन किया गया था। दूसरा चीज देखा जाए तो मूल निवासियों की विशिष्ट संस्कृति, प्रकृति, जलवायु की विशिष्टता, पद्धति और कपड़ा साजी, चित्रकारी, हस्तशिल्प की जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छा थी। यानी कि लोग ये जानना चाहते थे कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनकी क्या संस्कृति थी और कैसे वो रहते थे, यानी कि उनकी प्रकृति कैसी थी, जलवायु किस हिसाब से चलती थी, वो क्या क्या कपड़े यूज करते थे, क्या क्या चित्रकारी करते थे, हस्तशिल्प क्या थी, इन सब चीजों के बारे में लोगों को जानने की इच्छाएं हुई। आगे तीसरा जो है हेनरी रेनॉल्ड की जो पुस्तक है, जो लिखा है कि वाई वेर नॉट वी टोल्ड, यानी कि हमें क्यों नहीं बताया गया, किन के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो इन सारे जितने भी लोग हैं इन्होंने अपने अपने पुस्तक में जिक्र किया किसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया लोगों के बारे में, उनके मूल निवासियों के बारे में, ताकि उन लोगों की जो संस्कृति है उनको दोबारा से बाहर ले आया जा सके। ठीक है, आगे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया इतिहास में लिखने की प्रणाली की आलोचना की गई, क्योंकि उनके अंतर्गत इतिहास का प्रारंभिक कैप्टन कुक की खोज से माना जाता है। ठीक है, और मूल निवासियों के विषय में उनमें वर्णन नहीं किया गया था, यानी कि जो इतिहास जो लिखा गया था, जो कैप्टन कुक ने जो इतिहास लिखा था उसमें मूल निवासियों के बारे में नहीं लिखा था, और कहीं ना कहीं इनकी जिसकी वजह से कैप्टन कुक को एक दोषी ठहराया जाता है कि उन्होंने उस चीज के बारे में नहीं लिखा। तो अदर जो लोग थे उन्होंने उस चीज के बारे में अपनी पुस्तकों में लिखा और लोगों को दुनिया के सामने पेश करवाया। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मूल निवासियों की संस्कृति के बारे में जानकारी के प्रयास निम्नलिखित थे, कौन कौन से थे। तो पहला चीज लिखा है कि मूल निवासियों की संस्कृति की जानकारी के लिए विश्वविद्यालयों में विभागों की स्थापना की गई थी, विभाग बनाए गए थे, साथ ही साथ कलाओं की दीर्घाएं स्थापित की गई थी, देसी कला यानी कि जो देसी कलाएं हैं उस चीज को स्थापित किया गया था। ठीक है, लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था, साथ ही साथ देसी संस्कृतियों के लिए संग्रहालयों में स्थान बनाए गए थे, यानी कि म्यूजियम बनाए गए थे, साथ ही साथ मूल निवासियों का इतिहास लिखना जो है प्रारंभ कर दिया गया था, यानी कि जो वहां के मूल निवासी थे उनका भी इतिहास लिखना प्रारंभ कर दिया गया था। साथ ही साथ देखा जाए तो 1972 से बहुसंस्कृतिवाद के नीति के अंतर्गत मूल निवासियों की संस्कृति का आदर किया गया, यानी कि जो संस्कृति थी वहां की मूल निवासियों की उनको दुनिया के सामने लाया गया और उनको भी आदर दिया गया। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, ये पूरा ही आपको लिखना पड़ेगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा।
आगे हम बात करते हैं ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ, इसके क्या क्या परिणाम निकले। तो यहाँ इसको भी ध्यान से देखिए, मैंने पहले ही बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए पहला चीज अगर देखा जाए तो ईसाई जो धर्म है उसके अंदर वाद विवाद क्या हो गई थी, जो पहले के जो ईसाई लोग थे और जो आज के टाइम के मतलब नए अपडेटेड जो ईसाई लोग थे उनके बीच में जो बात थी वो डिफरेंट हो गई थी। कुछ लोग कहते जो पुरानी चीज है उसको फॉलो करो, पुराने जो धर्म है उसको फॉलो करो, कुछ कहते थे जो पुराने हैं उन चीज को छोड़ो, नई नई चीजों को अपनाओ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ईसाई धर्म में जो पोप की जो कुरीतियां थी, पहले सर्टिफिकेट बांटते थे, ये सारा चीज करते थे, उन सब चीजों की आलोचना की गई थी। तो जो नए नए लोग थे उन सब चीजों को छोड़ना चाहते थे, और जो पहले के वाले लोग थे उन्होंने कहा नहीं, उन सब चीजों को ही अपनाया जाए, वही सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को निम्नलिखित तरीकों से अपनी ओर आकर्षित किया था। और किन किन तरीकों से आकर्षित किया था, तो पहला लिखा है ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथ के तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया, यानी कि जो पुराना जो धर्म है उस चीज से हमें फॉलो करना चाहिए, इस चीज के लिए आह्वान किया गया। साथ ही साथ अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागना, जो अनावश्यक जो कर्मकांड है, जो फालतू के हैं कर्मकांड, उनको हम क्या करेंगे, त्याग देंगे। साथ ही साथ मानव को एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता माना गया। मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता माना गया मतलब क्या है कि फ्री है, मतलब क्या है कि वो फ्री रूप से जो चाहे वो काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र रूप से, यानी किसी दूसरे का बर्डन नहीं रहेगा। और कहा गया कि उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आजादी है। साथ ही साथ देखा जाए तो इंग्लैंड के टॉमर मोर और हाईलैंड के इरेरमस के अनुसार चर्च एक लालची और लूट खसोट संस्था बन चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसा ऐंठने का एक जरिया बना रखे थे, सर्टिफिकेट बांटने वाला जो सीन था। आगे पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज की आलोचना की गई। ये वही सर्टिफिकेट जो मैं बता रहा हूँ, पाप स्वीकृति, यानी कि अगर आप ये सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो मतलब ये था कि जो आपने पाप किया वो सारा पाप खत्म हो जाएगा और आगे चल के आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी। तो ये वही था जो कि ईसाई उस टाइम पे बांटा करते थे। आगे पादरियों के अनुसार इस चर्च से लोग धन देकर अपने पापों को छुटकारा पा सकते थे, और यह लोग से धन लेने का एक सरल तरीका बन चुका था। आगे बाइबल का स्थायी भाषा में अनुवाद होने से लोगों का पता चला कि धन लूटने वाली संस्थाएं धर्म के अनुकूल नहीं है, यानी कि जो चीजें हैं वो धर्म के अनुकूल नहीं है। धर्म कभी ये नहीं बोलता आप पैसा दो और आप पापों से मुक्ति हो जाओगे, धर्म कभी ये नहीं बोलता। आगे अब इसके कुछ परिणाम भी निकले थे। क्या क्या परिणाम थे, तो पहला था कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध को समाप्त कर लिया। दूसरा, इंग्लैंड के शासक भी पोप से संबंध तोड़कर इंग्लैंड के चर्च प्रमुख बन गए थे, यानी कि जो इंग्लैंड के जो शासक थे इन्होंने पोप से संबंध तोड़ लिए थे और साथ ही साथ इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए थे, मेन बन गए थे। आगे कैथोलिक चर्च में कई सारे सुधार किए गए, जैसे पादरियों का सादा जीवन, निर्धनों की सेवा पर जोर दिया गया। साथ ही साथ अगर बात किया जाए चौथे की, तो स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना की छूट दी गई थी। और ये प्रोटेस्टेंट जो निकाला गया था ये मार्टिन लूथर ने निकाला था, और इसका जो क्वेश्चन है मैंने पहले भी करवा रखा है, उस चीज को पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चन क्या लिखा है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के विरोध में हुए आंदोलन का वर्णन कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति हुआ था और औद्योगिक क्रांति की वजह से कई सारे जगहों पे आंदोलन हुआ था, क्योंकि आपको ये भी सुनने में आया होगा पहले कि मशीन अगर काम करेगी तो लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो कई सारे आंदोलन चलाए गए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुई, इस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो मिश्रित वरदान है इस चीज को तो मैंने ऑलरेडी आपको करा ही रखा है, क्योंकि इसके सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट जो है इसी को मिश्रित बोला जाता है, यानी कि सकारात्मक भी परिणाम निकले और नकारात्मक भी निकले, इसी वजह से इसको मिश्रित वरदान का नाम दिया जाता है। तो इस चीज को हम देख लेते हैं पहले आंदोलनों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति के विचारों, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का प्रभाव से स्पष्ट हो गया था कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक जन आंदोलन चलाए गए थे और जिसके द्वारा जनता की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता था। कहने का मतलब क्या है कि जो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी जिसमें जो नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसे चीजें उठाई गई थी, जो आंदोलन हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें क्या है कि ये किस चीज के लिए, एक तो स्वतंत्रता के लिए किए थे, साथ ही साथ समानता के लिए किए थे, और भ्रातृत्व का मतलब होता है एक तरीके से भाईचारा।
ठीक है, इन सब चीज के लिए आंदोलन हुआ था और जिसकी वजह से जो जनता है, जनता की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए दूसरा तो फैक्ट्रियों में मजदूरों की दशा शोचनीय थी। क्यों थी? क्योंकि बच्चों और औरतों का शोषण हो रहा था। साथ ही साथ देखा जाए तो शहरों की स्थिति खराब हो रही थी, क्योंकि गांव छोड़ के लोग शहर में आ जाते थे, लोग गंदी बस्तियों में रह रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है शहर है, शहर अगर कस्बा बनाते चले जाओगे तो आपको जहां मिलेगा जगह वहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हो गई थी और ऐसी स्थिति के विरुद्ध आक्रोश बढ़ रहा था, यानी कि धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा था। साथ ही साथ देखा जाए तीसरे की बात किया जाए तो नगरों में जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप 1790 के दशक में ब्रेड अथवा खाद्य के लिए दंगे किए गए थे। ब्रेड मतलब क्या हुआ? वही रोटी के लिए, और खाद्य यानी कि खाने के लिए क्या किया गया था? दंगे किए गए थे। साथ ही साथ इसी समय भूस्वामियों ने मुक्त खेतों और सार्वजनिक जंगलों, दलदली जमीनों और चारगाहों को काट छाट कर बड़े बड़े खेतों का निर्माण किया था, जिसे बड़ा पद्धति कहा जाता था। ठीक है, और इससे प्रभावित गरीब लोगों ने औद्योगिक काम की मांग की, परंतु मशीनों के आ जाने के कारण वहां पर काम नहीं मिल पा रहा था। अरे जब मशीन ही काम कर लेंगे तो लोग कहाँ पाए? अब देखो पहले होता क्या था कि ट्रैक्टर जब नहीं था तो लोग क्या है, खुद ही फावड़ा चलाते थे। ठीक है, तो इससे लोगों की जरूरत पड़ती थी क्योंकि खेत बहुत सारे थे। लेकिन आज ट्रैक्टर है, मशीन है, अगर एक व्यक्ति चाहे तो बहुत ही इजीली काम कर सकता है, क्योंकि सारा काम मशीन ही के द्वारा होने वाला है। तो ये सारा चीज ठीक है, तो इससे वजह से नुकसान हो रहा था उस टाइम पे। आगे क्या लेके विरोध आंदोलन की मुख्य घटनाएं क्या थी, इस चीज को देखते हैं। यदि ब्रिटेन के संसद ने 1795 में 2 जुड़वा अधिनियम पास किए थे, पास करके लोगों को भाषण लेखन द्वारा सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाना करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया गया था। यानी कि ये चीज नहीं है, अवैध घोषित कर दिया था। कहने का मतलब क्या है? 2 जुड़वा अधिनियम पारित किए थे। 2 जुड़वा अधिनियम किसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 टाइप्स के अधिनियम आए थे। पहला अधिनियम क्या कहता है? वो ये कहता है कि जैसे आप देखते हो कि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करती है तो हम क्या करते हैं, लोगों को एकत्रित करते हैं, और एकत्रित करने के बाद हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे ताकि गवर्नमेंट हमारी मांग को मान ले। तो वहां पे क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन संसद थी उसने 2 जुड़वा अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत पहले वाले में क्या कहा गया था कि अगर कोई ऐसा करता है, गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने का काम करता है, तो उस पर केस किया जाएगा, और वो क्या है? अवैध है। क्या है? इलीगल है, ये घोषित है। ठीक है, साथ ही साथ 50 से अधिक लोगों की अनधिकृत सार्वजनिक बैठक पर रोक लगा दी गई थी। और दूसरा ये बोला गया था कि 50 से ज्यादा जो लोग हैं ना, उनको एक जगह पे एकत्रित करके बातचीत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज पे बैन लगा दिया गया था, और इसी चीज को 2 जुड़वा अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 1790 के दशक में कई स्थानों पर खाद्य के लिए दंगे हुए थे। ब्रेड खाद्यान्न के भंडार पर अधिकार करके उनके मूल्य कम मूल्य पर बेचा गया था, और इस प्रकार के दंगे 1795 में बार बार हुए और 1840 के दशक तक ये चलते रहे थे। साथ ही साथ देखा जाए 1819 में 80,000 लोग लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे थे, और ये कहां पे कर रहे थे? मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स मैदान में इकट्ठे हुए थे। यानी कि ये किस चीज के लिए मांग कर रहे थे? लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए मांग कर रहे थे। और कौन से जगह पे? ये जगह का नाम है मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स मैदान है, वहां पे एकत्रित होके उस चीज की डिमांड कर रहे थे। और आगे चल के क्या होता है कि वहां पे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। ठीक है, उनको मारा जाता है, और ये भी एक प्रकार की बहुत दुर्घटना वाली स्थिति थी। और इसी घटना को क्या बोला जाता है? पीटरलू संहार का नाम दिया जाता है। ठीक है, पीटरलू संहार, क्योंकि ये सेंट पीटर्स में मैदान था, वहीं पे इकट्ठा हुए थे, और इसी वजह से इसको पीटरलू का नरसंहार कहा जाता है। और ये 2 नंबर में अगर सपोज पूछ लेता है या 3 नंबर में पूछ लेता है तो आप इस चीज के बारे में लिख सकते हो कि एक जगह पे इकट्ठा हुए थे जिसका नाम था सेंट पीटर्स नाम था। और ये क्यों इकट्ठा हुए थे? क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। और कुल कितने लोग थे? 80,000 लोग थे। और आगे चल के यहाँ पे उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, तो अचानक से भगदड़ होती है, और भगदड़ में क्या है, कई सारे लोगों की जान माल की हानि हुई थी, और इसी को पीटरलू नरसंहार का नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुई है। तो क्यों हुई है, इस चीज के बारे में देखते हैं कि इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकले थे और इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी निकले थे। इंपॉर्टेंट है, इजी है,
नहीं समझा रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा, ना समझ में आए फिर आप बताइएगा। क्योंकि देखो इसमें नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ था, उत्पादन में वृद्धि हुई थी, ठीक है। नुकसान क्या हुआ था कि लोग रोजगार की तलाश में शहरों में चले गए थे, गांव को छोड़ दिए थे, ये सारा नुकसान है, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं। 1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्र के एकीकरण के लिए क्या बदलाव किए गए थे, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस चीज के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए क्या क्या चीज किया गया था। तो पहला चीज लिखा है कि 1870 के दशक में जापान में नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ था। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया था। 1910 तक करीबन ऐसी स्थिति आ गई थी कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रह गया था, यानी कि वहां पे एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया था जिसकी वजह से कोई भी बच्चा जो है घर पे नहीं बैठेगा, सबको स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया गया था। और इसके साथ साथ जो लोग गरीब थे उनके लिए क्या किया गया, फीस बहुत कम कर दी गई थी। आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया था, यानी कि नई नई चीजों पर जोर दिया गया था। राज्य के प्रति निष्ठा रखी गई थी। जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया था, यानी कि जापान की क्या इतिहास है उस चीज पे बल दिया गया था। साथ ही साथ देखा जाए तो किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण कर दिया गया था। और इसके अलावा नैतिक संस्कृति का विषय पढ़ना जरूरी था। यहाँ पे एक चीज पॉइंट और समझ लीजिए, पुस्तकों का चयन, क्योंकि पुस्तक ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। तो चयन करना, अच्छी अच्छी पुस्तकों को लाया गया था। साथ ही साथ जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया था, यानी कि ट्रेनिंग दी गई थी। आगे नैतिक संस्कृति का विषय पढ़ाना जरूरी था। नैतिक यानी कि जो हमारे मोरल से रिलेटेड होता है, जैसे माता पिता को आदर करना, राष्ट्र के प्रति वफादारी रखना, अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देना, ये सारा चीज है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयास किए गए थे। क्या क्या किया गया था, तो पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया था। प्रशासनिक की इकाई के लिए पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था की गई थी ताकि स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहें। 20 साल से अधिक आयु के युवकों के लिए कुछ अरसे सेना में कार्य करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, यानी कि जो भी बच्चे हैं उनको सेना में भी काम करना पड़ेगा, ये चीज कर दिया गया था। बेशक कम टाइम के लिए करो, लेकिन करो जरूर। आगे आधुनिक सैन्य बल पे ज्यादा तैयार किया गया था। साथ ही साथ सख्त सेंसरशिप लागू कर दिया गया था और नौकरशाही और सेना सीधे सम्राट के अधीन हो गए थे, यानी कि जो नौकरशाही थी, जो लोग काम करते थे, और जो सेनाएं थी वो सीधे सम्राट के अधीन, यानी कि सम्राट के अंडर होके काम करेगी। तो ये चीज था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैंने करवा दिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्रोत आधारित क्वेश्चन, यानी कि वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पैसेज पूछा गया है और फिर उसके बाद आंसर पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए नीचे दिए गए स्रोतों को पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या लिखा है, महान जर्मन दार्शनिक मार्क्स 1818 से 83 में अमेरिकी फ्रंटियर को आखिरी सकारात्मक पूंजीवादी यूटोपिया के रूप में देखा है और सीमाहीन प्रकृति और स्थान के अनुरूप, जिसके अनुरूप अपने को ढालती है, मुनाफे को समाहित चाहत। ये एक तरीके से पैसेज है और आई होप पैसेज में आपने जो पढ़ा होगा कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी। जैसे पहला चीज है सकारात्मक यूरोपवादी यूटोपिया के रूप में देखा गया। दूसरा चीज आपको समझ में आया होगा, ये जर्मन दार्शनिक एक है जिनका नाम है मार्क्स, ठीक है, और इन्होंने किसके बारे में बात किया है, अमेरिका फ्रंटियर के बारे में बात किया है, ठीक है। इन ऐसे आपको पता लगा होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे। पहला चीज है जो कार्ल मार्क्स कौन थे, तो इसके बारे में पहले ही बताया गया है और इस पैसेज में भी वो बताया गया है कि कार्ल मार्क्स 1818 से लेकर 1883, यानी कि एक तरीके से इनका ये जीवन का एक वो है। 1818 में जन्म हुआ था, 1883 में इनकी डेथ हो गई थी, कि एक महान दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, अमेरिकी फ्रंटियर के बारे में उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा है कि अमेरिकी फ्रंटियर को आखिरी सकारात्मक पूंजीवादी यूटोपिया कहा है, तो इसका आंसर हमने कर लिया। साथ ही साथ तीसरा देखा जाए तो गोल्ड रश के कारण किस प्रकार अमेरिकी फ्रंटियर समाप्त हो गया। तो अब देखिए क्या है, इसका आंसर तो आपको खुद भी आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि गोल्ड रश, ठीक है, और फ्रंटियर क्यों समाप्त हो गए ये भी आपको पता था। तो देखिए क्या है कि गोल्ड रश के अंतर्गत हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंच गए थे, उद्योगों का विकास हुआ था, औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, साथ ही साथ कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ी,
और इसके अलावा संयुक्त यूरोपीय लोग अमेरिका 1890 में दुनिया का अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। 1892 में अमेरिका महाद्वीप का विस्तार हो चुका था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का जो राज्यों में विभाजित किया जा चुका था, अब कोई फ्रंटियर नहीं रह गया था। देखो कहने का मतलब क्या है कि जो अमेरिका है, अमेरिका में जब यूरोपीय लोग आ गए थे तो हुआ क्या कि धीरे धीरे जो फ्रंटियर, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे मान लो कि ये पूरा इलाका है, तो पहले ये जो अमेरिका के लोग हैं यहाँ पे रहते थे, तो हुआ यूं कि यूरोपीय लोग आ गए और यहाँ पे बसने लगे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी, तो ये जो अमेरिका वाले थे पीछे चलते चले गए, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, यानी कि जनसंख्या इनकी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे करते 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 एक टाइम आया कि ये जो लैंड है ना, लैंड खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ पे पानी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, ये अब इसके बाद तो ये जा नहीं सकते हैं, पानी में तो रहेंगे नहीं, इसी वजह से इसको बोला जाता है फ्रंटियर खत्म हो गया। तो वही चीज लिखा हुआ है। अमेरिका अब हवाई और फिलीपींस में उपनिवेश बन रहा था और वह साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था, क्योंकि इस पर कब्जा हो चुका था यूरोप वालों का। तो ये था। इसके साथ साथ बात करते हैं कि नीचे दिए गए स्रोतों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को आंसर दीजिए। तो ये पैसेज है, खुद कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ मैं इसका क्वेश्चन और आंसर में करवा देता हूं। तो देखिए क्या लिखा है कि अमेरिका की पूर्व संध्या से आप क्या समझते हैं। तो पहली चीज मैं बताऊं कि जो अमेरिका में जो यूरोप लोग आए थे, अमेरिका में जब यूरोप लोग आए थे और उन्होंने उनके आने से जो पहले जो अमेरिका का जो नाम था, उसका नाम था पूर्व संध्या नाम था। तो देखिए क्या कहने का मतलब है, अमेरिका की पूर्व संध्या से तात्पर्य है जब यूरोपीय लोग आए थे और इस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका नाम दिया था, उससे पहले का जो समय था, उसी समय को क्या बोला जाता है, पूर्व संध्या का नाम दिया जाता है, पूर्व संध्या का नाम दिया जाता है। आगे दूसरे की अगर मैं बात करूं तो उपयुक्त वर्णन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उपयुक्त वर्णन किसके द्वारा लिखा गया और किन लोगों के विषय में लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इनके द्वारा लिखा गया। और किन लोगों के बारे में लिखा गया था, तो ये अमेरिका के बारे में लिखा गया था, और साथ ही साथ जिसकी वजह से विश्व को इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो लिखा है कि अमेरिका की पूर्व संध्या से पहले इस महाद्वीप के लोगों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो विशेषता क्या क्या थी, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि विशेषता निम्नलिखित है। क्या क्या थी, स्थानीय लोग 100 से ज्यादा भाषाएं बोलते थे। वे शिकार, मछली पालना और संग्रहण, बागवानी और इसके अलावा खेती के द्वारा अपना जीवन चलाते थे। साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता, इसके इस्तेमाल, देखभाल, ये सारा चीज वहां पे करते थे और अपने जीवन को चलाया करते थे। साथ ही साथ देखा जाए तो मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इसके अधिशेष यूरोप में ताकतवर श्रेणीबद्ध समाज की रचना में मददगार बने हुए थे, और लेकिन वहां अमेरिका में नहीं। यानी कहने का मतलब कि जितनी भी चीजें यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है वो सब की सब यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, यहीं से आपको कर लेना है, ठीक है। वो किस किस हिसाब से अपनी आजीविका चलाया करते थे, मछली के द्वारा, अनाजों के द्वारा, पेड़ के द्वारा, ये सारा चीज है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो लास्ट आपका बचा हुआ है 10वां, जो कि मैप आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि दिए गए ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र पर 2 शहरों के बारे में लिखे। तो दो शहर कौन कौन से हैं, एक है पहला पर्थ, दूसरा है डार्विन, ठीक है। तो पर्थ और डार्विन, तो आपको पता है डार्विन यहाँ पे है और पर्थ यहाँ पे है। तो ऑस्ट्रेलिया का मैप तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो ये था आपका 10वां क्वेश्चन, और आई होप सो पूरा पेपर मैंने डिस्कस किया आपके सामने, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके सारा चीज मैंने आपको बताया है, और हर एक चीज को बारीकी से आपको बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और सारा चीज मैंने आपको करवा दिया है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है, और कोशिश करूंगा कि एक और सैंपल पेपर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, ताकि मेरी तरफ से कोई भी चीज छूटे ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर।